तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि जैसे हुए हो बहुत सही हो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को बेसिकली कवर करेंगे। अगर आपको याद होगा इसके पिछले सेक्शन में अपन ने नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शंस ये सब पढ़े थे, एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में अपन ने देखा था, अपन ने लिथोटॉमी पोजीशन देखा था। अगर आपको याद होगा इस तो मैंने दो केसेस बताए थे जहाँ पे लिथोटॉमी पोजीशन में चीज़ें सर्जिकली प्रोसीड होती है। पहला तो प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो डिलीवरी होती है, जो लेबर वर्क होता है, तो उसमें यूज़ होता है गाइस। और दूसरा अगर आपको याद होगा इसकी पाइल्स का जब ऑपरेशन होता है, पाइल्स को मैंने आपको बताया था एक अलग नाम होता है हेमोरॉइड्स। तो पाइल्स से हेमोरॉइड्स का जब ऑपरेशन होता है तब लिथोटॉमी पोजीशन में ही डॉक्टर उसको प्रोसीड करता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिथोटॉमी पोजीशन अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे लिथोटॉमी पोजीशन को। तो ठीक है गाइस, इन डार्क चीज़ों को छोड़ते हैं और लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। देखिए गाइस, आज का अपना टॉपिक रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस, आज का अपना टॉपिक रहेगा बोन्स। ठीक है गाइस, तो बोन्स में देखिए आज हम लोग को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू बोन्स, कि भाई बेसिक बोन्स के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें कवर करनी है गाइस। देन हमें देखना है फंक्शंस, बोन्स की भाई क्या क्या फंक्शंस है, इनको अपन देखेंगे गाइस। देन हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, पेरियोस्टियम समझेंगे कि गाइस क्या होती है पेरियोस्टियम। भाई देखो, पेरी का मतलब होता है कवरिंग, ऑस्टियम का मतलब होता है बोन। अगर कॉन्ड्रम है, कॉन्ड्रम का मतलब होता है कार्टिलेज। तो बेसिक चीज़ है, देखो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है गाइस, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पेरी का मतलब पेरीमीटर से भी होता है, पेरीमीटर मीन्स कवरिंग। देन हम लोग आते हैं, अब अपन ऑब्वियसली भाई पेरियोस्टियम अगर पढ़ोगे तो फंक्शंस भी तो पढ़ने हैं ना, तो फंक्शंस ऑफ पेरियोस्टियम भी अपन समझेंगे भाई। देन फाइनली अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, हालांकि इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलॉन्ग विथ कार्टिलेजेस, जो कि मैं अगले टाइम अपलोड कर दूंगा। तो आइए गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो देखिए गाइस, तो देखिए सबसे पहले अपन ने बोला कि भाई अपन इंट्रोडक्शन टू बोन्स देख रहे हैं कि आखिर भाई बोन्स है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 समझते हैं गाइस। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि द बोन्स आर स्पेशलाइज्ड एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कनेक्टिव टिश्यू। अरे भाई इसका क्या मतलब है, आप लोग बताओ। भाई देखो, कनेक्टिव टिश्यू के हमें पता है कि भाई बहुत सारे टाइप्स होते हैं भाई। भाई कनेक्टिव टिश्यू में आपके इलास्टिक कार्टिलेज आ जाएंगे, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स है। तो उसी में एक स्पेशलाइज्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके दो एग्जांपल्स होते हैं, एक तो बोन हो गया और एक कार्टिलेज हो गया। तो कार्टिलेज तो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे और बोन अपन इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये एक टर्म पे आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इसका क्या मतलब है? भाई देखो, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती है गाइस, जैसे कि अगर आप देख लिए ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जो कि देखिए मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए गाइस कि ऑस्टियोपोरोसिस का मेन रीजन क्या है, किस हार्मोन के डेफिशिएंसी के कारण ये काम होता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अपन ने इसलिए बोला कि देखिए मान लीजिए किसी आदमी के बोन का मास 83 ग्राम्स है, तो कोई जरूरी नहीं है गाइस कि थ्रू आउट द एज उसका 83 ही ग्राम रहेगा। उस पे मिनरल्स ऐड ऑन होते रहेंगे, रिमूव होते रहेंगे, तो बेसिकली उसका जो मास है वो चेंज बढ़ते भी रहेगा और कम भी रहते रहेगा एज पर द डिजीजेज या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रहते हैं गाइस, है ना। तो उस चीज में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग का मतलब आप लोग समझिए गाइस। तो ये था पहला पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन टू बोन्स का। अरे बोलो भाई, समझ में आया? देन सेकंड हम लोग बात करते हैं गाइस, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड हम लोग बात करते हैं कि ये जो होते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, अ डेंस इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस impregnated with calcium salts and numerous blood vessels। देखिए गैस, गौर से समझिएगा, सबसे एक एक करके समझते हैं गैस, है ना। इसको तोड़ दो इस लाइन को तो आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है। देखिए मैंने बोला है कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देखिए बोन्स जो होते हैं एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स से बने हुए होते हैं, जो कि होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अभी अपन आगे पढ़ेंगे गाइस कि देखिए सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स ही नहीं, एक ऑस्टियोब्लास्ट भी होता है गाइस। देखिए ब्लास्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखो एक तो वो वाला ब्लास्ट है अल्लाह अकबर वाला, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल्स, ठीक है ना। और साइट का मतलब होता है कि जो सेल्स मेच्योर होके वो चीज को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स, और आपके ऑप्शन में रहेगा कि भाई ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और बाकी दो कुछ अलग ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको ऑस्टियोसाइट्स ही करना है।
ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में ऑस्टियोब्लास्ट कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई ब्लास्ट का मतलब है कि वो इमेच्योर फॉर्म में है ना, उसका कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं है जितना वो ऑस्टियोसाइट का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 ये था गाइस। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 समझिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ डेंस इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। देखिए इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस का क्या मतलब है कि देखिए, अगर आपको पता हो कि बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है गाइस, ठीक है ना, अगर आपको अगर आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि रेड बोन मैरो जो होता है वो आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है गाइस, है ना, और एक येलो बोन मैरो भी हमारे पास होता है। अगर आपको पता हो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं भाई, अगर कुछ जेनेटिक डेफिशिएंसी होता है, कुछ जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, तो बहुत सारे केसेस में एक ही ट्रीटमेंट जो होता है किया जाता है, दैट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो वो किस कैसे किया जाता है भाई, येलो बोन बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करके चीजें की जाती है। तो वो जो होता है ना वो डेंस होता है। डेंस का मतलब समझ रहे हो ना कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं चिपके हुए होते हैं गाइस, पास पास होते हैं, तो दैट इज द डेंस। देन इम्प्रेग्नेटेड विथ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड न्यूमरस ब्लड वेसल्स। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट्स ही नहीं रहते हैं गाइस, यहाँ पे फॉस्फोरस भी रहता है। ये बात याद रखिएगा गाइस कि बोन्स में दो मिनरल्स का, देखिए बोन्स ऐसे तो बहुत सारे मिनरल्स से बने हुए होते हैं। अगर आप बोन्स का कंपोजिशन देखोगे, अगर आप बीडी चौरसिया प्रेफर कर रहे हो तो वहां पे भी बोन्स का एक पर्टिकुलर हर चीज का कंपोजिशन लिखा है कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरस इतना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दो ही एलिमेंट्स है गाइस जो कि हमारे बोन्स को मेजरली फॉर्म कर रहे हैं, वन इज कैल्शियम एंड अनदर वन इज फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देन आते हैं न्यूमरस ब्लड वेसल। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है भाई मैं ही हूं, मुझे अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए ना, ताकि वो लिविंग रह पाए, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर पाए, चीजें को कर पाए। और एट द एंड ऑफ द डे भाई बोन्स भी तो ऑस्टियोसाइट्स यानी कि सेल्स के बने हुए हैं, तो उनको भी तो पहुंचाने वाले कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहे हैं। अच्छा, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बेसिकली वो न्यूट्रिएंट आर्टरीज के थ्रू हमने अपने बोन्स में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट वैसे अपन आगे देखने वाले हैं गाइस, है ना। अच्छा मैंने कुछ डायग्राम्स लाए हैं, अब मैं कुछ टाइम देता हूँ, आप लोग सोच के बताइए कि कौन कौन से डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले गौर से देखिए इसको। ये डायग्राम है आपका रेडियस और अल्लाह का। गौर से देखिए, दिस वन इज द रेडियस एंड दिस वन इज द अल्लाह। अच्छा गाइस, अब बताइए ये क्या है बताइए गाइस। देखिए ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज ऑफ दी वर्टेब्रे। ठीक है गाइस, अब देखिए यार मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे अपन एक बोन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा। तो अभी लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं आपको ऐसे ही ओल्डली बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये जो है देखिए, ये तीनों ही वर्टेब्रे के डायग्राम से, दिस वन इज द थोरेसिक वर्टेब्रे, दिस वन इज द थोरेसिक वर्टेब्रे, दिस वन इज द सर्वाइकल वर्टेब्रे एंड दिस वन इज द लंबर वर्टेब्रे गाइस। ठीक है, पूरा आइडेंटिफिकेशन मैं आपको अपने बोन सीरीज में बताऊंगा, एक प्रॉपर अपन बोन सेट लेके बैठेंगे गाइस। देन देखिए ये स्कल का आपका डायग्राम हो गया, दिस वन इज द फीमर का डायग्राम। ये आपका जो लेग बोन है गाइस, ये उसकी डायग्राम हो गया आपके पास में। देन टीबिया एंड फिब्यूला हो गया, रिस्ट बोन, स्कैपुला। तो ये बेसिकली अपन आगे की बोन सीरीज में भी अच्छे से कवर करने वाले हैं गाइस। तो आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स को। देखिए, तो एट द एंड ऑफ द डे भाई, कोई चीज़ अपने बॉडी में प्रेजेंट है तो ऐसे ही तो नहीं प्रेजेंट है गाइस, कुछ ना कुछ उसका काम होगा, तभी भगवान ने हमारे शरीर में वो चीज़ डाली है। तो आइए उसका फंक्शन देखते हैं, उसका काम देखते हैं कि क्या है वो काम। देखिए सबसे पहला है, जो बोन्स होते हैं वो रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी बनाते हैं गाइस। रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। देखिए मैं मेरा एक आदत है, अ, अगर आपको याद हो कि मैंने एक नीट सीरीज भी स्टार्ट किया था, तो मैं आपको नीट से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको याद हो तो लीफ जो होता है ना गाइस, लीफ में आपने देखा होगा कि वेन्स होते हैं। वो जो वेन्स होते हैं लीफ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि वो इस तरह के एक प्रॉपर शेप ले, ताकि उसका सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो और जो सनलाइट उस पर गिर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा गिरे, ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल फॉर्मेशन और फोटोसिंथेसिस हो। इन द सेम वे जैसे कि लीफ में जो वेन्स होते हैं जो कि वो स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब समझ रहे हो ना गाइस, भाई घर बनने से पहले सबसे पहले उसका ढांचा तैयार होता है।
जो सरिया होता है, रॉड्स होते हैं, इन सब से उसका ढांचा तैयार होता है, उसके बाद फिर उस पे सीमेंट और प्लास्टर से प्रॉपर घर बनाया जाता है। वैसे ही ये जो बोन जो होता है ना गाइस, वो हमारे ऑर्गन्स का सबसे पहले तो वो फ्रेमवर्क बनाता है, फिर उसके अंदर ऑर्गन उसी फ्रेमवर्क का एक शेप ले लेते हैं गाइस। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो होता है गाइस, दैट इज दे सर्व एज लीवर फॉर मसल्स। अरे भाई बोलो भाई, देखो लीवर का क्या मतलब है। देखो, आप लीवर खींचते हो, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि जब आप लीवर खींचते हो तो सामान ऊपर या नीचे जाता है। अरे वैसे ही लीवर फॉर मसल्स का क्या मतलब है कि अगर आप मसल्स को खींच रहे हो तो बोन का जो मूवमेंट है, ऊपर नीचे, लैटरल, साइडवे, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ये सब चीजें होंगी। तो यही काम बोन्स का होता है कि भाई वो मसल्स की तरह, एक लीवर की तरह काम कर रहा है कि भाई खींचोगे तो मसल का एक मूवमेंट होगा, कि भाई मसल के मूवमेंट से बोन का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हम लोग समझते हैं गाइस, सम बोन्स अफोर्ड प्रोटेक्शन फॉर सर्टेन विसरा। देखिएगा, बेस्ट एग्जांपल है थोरेसिक केज, आप ले लो भाई। थोरेसिक केज अगर आपको याद हो, यहाँ पे अपना थोरेसिक केज होता है, यहाँ पे लेफ्ट तरफ अपना हार्ट सिचुएटेड होता है। तो बेसिकली वो थोरेसिक केज में प्रोटेक्टेड ही तो है ना गाइस। कल को कोई बॉक्सर अपने आप को मुक्का मारेगा, हमें मुक्का मारेगा, तो अपना हार्ट अगर थोरेसिक केज से कवर नहीं होगा तो हार्ट 1 मिनट में डैमेज, 1 मिनट में डेथ हो जाएगा। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि भाई छोटी छोटी बात पे ऐसे नहीं हो कि भाई आदमी का पॉपुलेशन कम होते जाए छोटी छोटी बातों पे, तो इसीलिए थोरेसिक केज हो गया। या अगर आप लिवर के भी अराउंड देखेंगे तो एक बोन का प्रॉपर नेटवर्क होता है भाई, कि लिवर को प्रोटेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट जितनी विसरा होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इवन लंग्स थोरेसिक केज में ही तो प्रोटेक्टेड है गाइस। अगर लंग्स पंक्चर हो गया, कि अगर ये थोरेसिक केज ब्रेक हो गया, लंग्स के अंदर घुस गया, लंग पंक्चर हो गया, तो सीधा लंग कोलैप्स हो जाएगा, आदमी डेथ। तो इसी चीज को प्रिवेंट करते हैं बोन्स, की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सर्टेन विसरा के लिए। नेक्स्ट, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही भी बताया था गाइस, कि जो बोन्स होते हैं वो बोन मैरो कंटेन करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं ब्लड सेल्स। देखिए, बोन मैरो भी दो टाइप्स के होते हैं, समझिएगा गौर से। एक होते हैं येलो बोन मैरो, एक होते हैं रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होते हैं बेसिकली वो आरबीसीज का प्रोडक्शन करते हैं, जो हम ब्लड बोल रहे हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि आप आगे पढ़िएगा कि भाई जो येलो बोन मैरो होते हैं वो किसी स्टेज पे जाके वो कन्वर्ट होते हैं रेड बोन मैरो में। ये भी आप आगे जाके पढ़िएगा। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, आपको आगे के जो भी आपके सेशन सेमेस्टर्स होंगे उसमें आपको पढ़ने को ये चीज मिल जाएगा। फाइनली अपन फंक्शन देखते हैं गाइस। बोन्स एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर आपको याद होगा ये पॉइंट अपन ने पहले ही सेकंड में कवर कर चुका हूं। देखिए, इम्प्रेग्नेटेड विद कैल्शियम सॉल्ट्स एंड फॉस्फोरस, सेम पॉइंट है गाइस, कि बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक प्रॉपर स्टोर हाउस है भाई। देखिए, ये एक रियल डायग्राम है बोन का, को दिख रहा होगा। देखिए, तो ये जो होता है भाई कैल्शियम और फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं भाई। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th 12th में, कि दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अरे बोलो भाई, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स का क्या मतलब है। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स वो होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है। कार्बन जो होता है वो क्या करता है, उसको नॉन रिजिडिटी का नेचर देता है, बेसिकली उसको फ्लेक्सिबल किसी भी चीज को बनाता है। जबकि किसी भी चीज में अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं तो उस चीज को हार्ड बनाता है, रिजिड बनाता है अपने पास में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। तो टोटल अपने कितने पॉइंट्स हो गए, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। लीजिए, शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया। पूछ लेंगे आपसे फंक्शन ऑफ बोन्स बनाने 5 मार्क्स का, लिख देना। ये डायग्राम भी चाहो तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गाइस, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बोन एक फ्रेमवर्क बना रहा है, तो उसका खुद का भी तो भाई कोई स्ट्रक्चर होगा ना गाइस। उसका तो उसी का अपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई उसकी आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है, कैसे वो चीजें हैं उसके अंदर जो कि प्रेजेंट है, जो अपन बोल रहे थे न्यूट्रिएंट आर्टरी हो गया और वो सब चीजें। तो किस तरह से वो बेसिकली इस टॉपिक में अपन समझेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में अपन समझेंगे गाइस। तो ये समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है गाइस, बोन्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कॉम्पैक्ट एंड एन इनर स्पॉन्जी पार्ट। देखिए, इस पॉइंट को समझना है तो एक बेसिक, आप फालतू के बोन का डायग्राम को हटाइए अभी दिमाग से। मैं एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, उसको देखिएगा गाइस। देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा। इसको मान लो कि भाई ये बोन है अपना, ये बोन का मैंने भाई हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट रखा है। ये अपना बोन हो गया।
दिस वन इज द आउटर पार्ट, दिस वन इज द इनर पार्ट। इनर पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। देखिए इनर पार्ट को अपन ने बोला कि दिस वन इज द स्पॉन्जी पार्ट, स्पॉन्जी पार्ट। वहीं अपने आउटर पार्ट को बोला गाइस कि दिस वन इज द कॉम्पैक्ट पार्ट। भाई कॉम्पैक्ट क्या है भाई, डेंस, डेंसली, तभी तो उसको स्ट्रेंथ मिल रहा है भाई। अगर स्पॉन्जी पार्ट यानी कि जो स्पॉन्ज की तरह है वो अगर बाहर रहेगा तो अपन बोन को बोल सकते हैं क्या कि बोन नॉन प्लाइबल होता है। अच्छा प्लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, पहले उसको समझते हैं। देखिए प्लाइबिलिटी का मतलब होता है सिंपली फ्लेक्सिबिलिटी। आप बीडी चौरसिया पढ़ोगे, आप कोई भी बुक पढ़ोगे, आपको ये टर्म बार बार सुनने को मिलेगा, प्लाइबिलिटी। देखिए प्लाइबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कार्टिलेजेस आर प्लाइबल वाइल बोन्स आर नॉन प्लाइबल। भाई नॉन प्लाइबल का मतलब है कि वो क्या बोलते हैं कि वो रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड है, ठीक है ना। तो रिजिडिटी को बेसिकली प्लाइबिलिटी बोलते हैं। देखिए स्पॉन्जी पार्ट अपन ने बोला अंदर होता है, बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे गाइस तो दिस इज द कॉम्पैक्ट पार्ट। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है ना। अरे बहुत सिंपल है, अंदर का स्पॉन्जी पार्ट, बाहर का कॉम्पैक्ट पार्ट, हॉरिजॉन्टली मैंने बोन को काट रखा है। सिंपल है गाइस। तो इस डायग्राम को आप चाहे तो बना भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। अच्छा अब अपन एक एक पार्ट को समझते हैं। भाई अपन ने बोला बोन के दो पार्ट है, इनर स्पॉन्जी, आउटर कॉम्पैक्ट। एक एक पार्ट को अपन समझते हैं गाइस। सबसे पहला कॉम्पैक्ट पार्ट को समझिए। देखिए द कॉम्पैक्ट पार्ट इज आइवरी लाइक एंड एक्सट्रीमली पोरस। देखिए इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आइवरी का क्या मतलब होता है, पहले तो ये इंग्लिश टर्म को आप समझिएगा, है ना। देखिए आइवरी इन द सेंस, आप कोई जू में गए हो गाइस, आपने हाथी वाथी देखा होगा। हाथी के जो दांत होता है ना गाइस, हाथी के दांत दांत के जो भी अपन टूल्स बनाते, इक्विपमेंट्स बनाते, बहुत ही ज्यादा रिजिड बनता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड बनता है। इतना ज्यादा हार्ड बनता है ना गाइस कि मतलब मैं उससे चाहूँ ना तो एट एक सर्टेन स्टेज पे मैं डायमंड को भी काट सकता हूँ उससे, इतना ज्यादा वो हार्ड होता है। तो बेसिकली वो जो हाथी का दांत है डेट इज द आइवरी। एलिफेंट टूथ जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डेट इज द आइवरी गाइस। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि कॉम्पैक्ट पार्ट जो होता है वो आइवरी लाइक होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, रिजिड होता है गाइस। तभी तो आपने ये कहावत भी सुना होगा कि बोन इतना ज्यादा मजबूत होता है कि 100 हथौड़ा भी कम पड़ जाए एक बोन के आगे, एक बोन के स्ट्रेंथ के आगे। इतना ज्यादा मजबूत अपना बोन होता है। एक्सट्रीमली पोरस का क्या मतलब होता है, देखिए बोन देखिए स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें बहुत सारा छेद होता है गाइस, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा पोर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा छेद होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें इसे न्यूट्रिएंट आर्टरी से भी कंटिन्यूस सप्लाई पहुंचाना है। तो भाई छेद नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर बोन मैरो तक कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए एक्सट्रीमली ये पोरस भी होता है, रिजिड होने के साथ साथ। रिजिड यानी कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ गाइस, रिजिड यानी कि नॉन प्लाएबल, ठीक है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको आगे बहुत सारे लेक्चर्स में टर्म बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला अपन समझते हैं गाइस स्पॉन्जी पार्ट को। देखिए कॉम्पैक्ट पार्ट अपन ने अच्छे से समझ लिया, आइवरी लाइक और ये सब चीजें। अगला स्पॉन्जी पार्ट, देखिए स्पॉन्जी पार्ट को हम लोग कैंसरलेस बोन भी बोलते हैं गाइस। ये टर्म बस आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें देखिएगा एज सच शॉर्ट नोट्स में तो नहीं आता है, प्रॉफ में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफ की तो तैयारी करोगे ही। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए बोन के कितने लेयर्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से। फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए स्पॉन्जी पार्ट को क्या बोलते हैं। क्या बोलोगे गाइस, आपको पता होगा तभी ना। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने लिख दिया नोट्स में कि आपको ये पता होना चाहिए। कैंसरलेस बोन बोलते हैं, और ये कंपोज्ड होता है ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेबेक्यूले। देखिए ट्रेबेक्यूले क्या होता है, ट्रेबेक्यूले बेसिकली जैसे कोई पेन है, पेन का जो कैप होता है ना गाइस, उस कैप को आप बहुत सारे अरेंज कर दो, उस कैप में ब्लड वेसल्स आप डाल दो, दैट इज द ट्रेबेक्यूले। दैट इज ब्लड वेसल्स फिल्ड स्पेसेस या कैविटीज आर नोन एज ट्रेबेक्यूले। तो तो ट्रेबेक्यूले के ही ये बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं गाइस जो कि इसे बनाते हैं। देखिए ये एक डायग्राम भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। देखिए देखिए गाइस ये एक बोन का डायग्राम है गाइस, गौर से देखिए। पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, बोन मैरो, तीन चीजें मैंने लिखा है। पेरीमेट्रियम
बोन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज द पेरीमेट्रियम। अरे भाई, पेरीमीटर टॉपिक आप क्लास 8 से पढ़ते आए होगे भाई। भाई पेरीमीटर का कभी मतलब आपने सोचा कि होता क्या है? भाई देखो, पेरी का मतलब होता है आउटर यानी कि बाउंड्री। मेट्रियम का मतलब होता है कि भाई जो उसकी कवरिंग बना रहा है, मतलब जैसे कि बेसिकली पेरीमेट्रियम इज नथिंग बट दी आउटर कवरिंग। और ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ भाई? बोन्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। दैट इज पेरीमेट्रियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। वहीं अगर आप बीच में देखोगे तो बीच में अपन ने बोला कि भाई बोन मैरो से फिल्ड होता है, तो भाई बोन मैरो मौजूद है बीच में। अगला मैंने लिखा है भाई एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मेट्रियम का मतलब अपन ने बोला कि बोन के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो बोन की बात अपन कर रहे हैं। तो तीन चीजें देख ली अपन ने, पेरीमेट्रियम आउटर कवरिंग, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट कवरिंग, बोन मैरो फ्लूइड, डेंस फ्लूइड दैट इज फिल्ड इनसाइड इज नथिंग बट द बोन मैरो। अरे बोलो भाई। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, ईच बोन इज कवर्ड बाय पेरिओस्टियम एक्सेप्ट एट द आर्टिकुलर सरफेस। देखो भाई, सबसे पहले तो आप टर्म समझो, आर्टिकुलर का क्या मतलब है। देखो सिंपल सी बात है, आर्टिकुलेट करना। जैसे कि आप ऐसे समझो कि ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, और ये दिस वन इज द कैविटी, ठीक है। अब इस बोन को इस कैविटी में आपको आर्टिकुलेट कराना है गाइस। तो आप कैसे कराओगे भाई? कि भाई ये जो बोन का ये जो सरफेस है, ये जाके इस कैविटी में इस तरह से आर्टिकुलेट कर जाएगा, और यहाँ से जो एक बोन का स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये जो सरफेस है जो कि इस कैविटी से आर्टिकुलेट कर रहा है, दैट इज द आर्टिकुलर सरफेस। अब ये जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, इस पे कार्टिलेज मौजूद है, जो कि अपन कार्टिलेज वाले टॉपिक पे आगे पढ़ेंगे। इसको अपन बोलते हैं गाइस आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। अगला जो अगला अपना स्लाइड है उसमें मैं आपको इसका प्रॉपर एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, देखिए। देखिए गाइस, दिस वन इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो तो दिस इज आवर फीमर बोन, नीचे का बोन है फीमर बोन है। तो ये वाला पोर्शन जो है एसिटेबुलर कैविटी, जो कि आप बाद में पढ़ोगे हिप बोन की कैविटी होती है, उसके साथ जाके जुड़ेगा। तो ये आर्टिकुलर सरफेस है, और इसको कौन कवर कर रहा है भाई? आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर कर रहा है, ठीक है। अब अपन वापस से प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है कि हर एक बोन जो होता है पेरिओस्टियम से कवर होता है एक्सेप्ट एट द आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि जो आर्टिकुलेट करने वाला बोन का पार्ट है वहां से, तो वहां पे पेरिओस्टियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये एमसीक्यू के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। बाकी एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट नोट्स आ जाए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है गाइस, 5 मार्क्स आपका कवर्ड है, और एक डायग्राम भी, ये दोनों आप बना दीजिएगा। देन लास्ट पॉइंट अपन समझते हैं, द इंटीरियर ऑफ एन एडल्ट बोन प्रेजेंट्स अ मैरो कैविटी filled with bone marrow। देखिए, हाँ, तो इस पॉइंट को सबसे पहले आप समझिए कि देखिए, एडल्ट बोन जो होता है अपन ने पहले ही बोला गैस। देखिए, एक तो हो गया बच्चे का बोन, बच्चे का जो बोन होता है उसमें भी बोन मैरो होता है गैस, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर फॉर्म में होता है, प्लाइबल फॉर्म में होता है। जबकि वहीं एक एडल्ट बोन के जब आप अंदर में बात करते हो ना गैस, तो उसमें मैरो कैविटी होता है, जो कि पर्टिकुलर जो मैच्योर जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली उसकी बोन मैरो फॉर्मेशन करते हैं गाइज हमारे पास में। तो एक तो ये पॉइंट हो गया बोन मैरो, तो मैं आपको पिछले 2 साइड से समझा ही रहा हूँ गाइज। लास्ट पॉइंट अपन फाइनली देख लेते हैं, द कैविटी इज लाइंड बाय अ वेस्कुलर मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग एंडोऑस्टियम बोलते हैं भाई। ये कैविटी अपन ने मैरो कैविटी दैट इज द बोन मैरो अपन ने बोला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज। ये जो होता है ये लाइंड होता है बाय एंडोमेट्रियम। गौर से देखिए भाई, एंडोमेट्रियम से लाइंड होता है। तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। अच्छा, ये एंडोमेट्रियम क्या है? वेस्कुलर लेयर है। वेस्कुलर का मतलब है कि ब्लड वेसल से ये क्या हो रहा है? पेनिट्रेटेड है, यानी कि ब्लड वेसल से फुली तरह से सप्लाई हो रहा है गाइस, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ये सब आ रहे हैं। आप अभी मैं आपको आगे स्लाइड्स में भी समझाऊंगा कि बेसिकली एक न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो कि बोन्स से अटैच होती है, और बेसिकली बोन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसका नाम ही रख दिया गया कि भाई न्यूट्रिशन दे रहे हो तुम बोन्स को, तो तुम्हारा नाम ही रख दो न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो देखिए गाइस, ये बोन है, ये अपन ने समझ ही लिया है गाइस। मेन तो देखिए ये डायग्राम लाने का पर्पस था आपको आर्टिकुलर
सरफेस समझाने का। आगे अपन समझते हैं गाइस। देखिए, अब फाइनली अपन देखते हैं पेरियोस्टियम को समझते हैं गाइस। देखिए, पेरियोस्टियम, पहले मैं आपके इंग्लिश डेफिनेशन जो बुकिश डेफिनेशन है उसे बता देता हूँ। पेरियोस्टियम इज नथिंग बट द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। यहाँ पे आप बोलो तो मैं लिख भी देता हूँ, पेरियोस्टियम इज नथिंग बट द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। ठीक है, अब इस चीज को अपन समझते हैं। देखिए, ये एक बोन का मैंने डायग्राम लिया है। ये जो पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना बाहर की तरफ, दिस इज द पेरियोस्टियम। आप गौर से देखिए, पेरियोस्टियम जो होता है ना भाई, वो एक लेयर का नहीं होता है कि बस एक पेरियोस्टियम के लेयर है, ऐसा नहीं होता है। वो दो लेयर्स का बना हुआ होता है गाइस। एक अलग लेयर है, एक दूसरी लेयर है। वन इज द फाइब्रस लेयर जो कि बाहर की तरफ मौजूद है, बाहर की तरफ मौजूद है फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। और एक अंदर की तरफ होता है वेस्कुलर या सेलुलर लेयर, वेस्कुलर एंड सेलुलर लेयर। देखिए, दोनों अलग टर्म से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, ये गलती आप मत करिएगा। वेस्कुलर एंड सेलुलर लेयर, अंदर की तरफ ये जो लेयर है आपके पास में, दिस वन इज द वेस्कुलर एंड सेलुलर लेयर। देखिए भाई, वेस्कुलर लेयर एंड सेलुलर लेयर का क्या मतलब है? वेस्कुलर ये टर्म अपन ब्लड वेसल्स के लिए यूज करते हैं, सेलुलर टर्म अपन सेल्स के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन फाइब्रस लेयर को समझते हैं। फाइब्रस लेयर बाहर की तरफ मौजूद होता है। दिस इज नथिंग बट कंपोज्ड ऑफ द कोलाजन फाइबर्स। अरे भाई, कोलाजन फाइबर जो होती है स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करती है बोन्स को, तभी तो बोन इतना ज्यादा रिजिड होता है, नॉन प्लाइबल होता है। और 100%, मैंने आपको एक कहावत बताया ना गाइस, कि अगर आप 100 हथौड़ा भी सामने ले आओगे लेकिन बोन को आप तब भी नहीं तोड़ पाओगे, इतना ज्यादा बोन खतरनाक और ताकतवर होता है अपना। देख, तो ये पॉइंट हो गया। फाइब्रस अपन ने बोला क्योंकि कोलाजन फाइबर्स के बंडल्स का ही बना हुआ होता है गाइस। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेस्कुलर एंड सेलुलर लेयर, जो कि इनर में मौजूद होता है, जो कि इस डायग्राम में भी मैंने रिप्रेजेंट करा है। देखिए, ये जो होता है ऑस्टियोजेनिक लेयर कहलाता है गाइस, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट का बना हुआ होता है भाई। आप गौर से देखिए, दिस वन इज द ऑस्टियोब्लास्ट एंड दिस वन इज द फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर बाहर की तरफ है, ऑस्टियोब्लास्ट अंदर की तरफ है। और इसको पेनिट्रेट कौन कर रहा है भाई? न्यूट्रिएंट आर्टरी पेनिट्रेट कर रहा है अपने पास में, जो कि अपन पहले के 4 स्लाइड से बोलते आ रहे हैं कि भाई वेस्कुलर लेयर है, यानी कि ब्लड वेसल्स, यानी कि न्यूट्रिएंट आर्टरी पेनिट्रेट कर रहा है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है अपने पास में। न्यूट्रिशन के साथ साथ भाई गैसेज हो गया, ऑक्सीजन हो गया भाई, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, ये भी प्रोवाइड करके एट द एंड ऑफ द डे भाई बोन। अच्छा, एक एक कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, बोन लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? सोच के बताओ गाइस, सोच लिया क्या होता है बताओ? अरे भाई देखो, बोन एट द एंड ऑफ द डे बना तो सेल्स का ही ना, डेड सेल्स का तो नहीं बना है। प्रॉपर सेल्स है भाई, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो बोन्स आर ऑल्सो लिविंग, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है। अगर आपको अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी याद है, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा कि भाई लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं भाई, उसमें था मेटाबॉलिज्म, था ग्रोथ, उसमें था कि भाई ग्रोथ होता भी है नहीं भी होता, लेकिन हाँ ये तो ग्रोथ शो भी कर रहा है। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी सारे ये कवर कर देते हैं गाइस हमारे पास में बोन्स, कि अपन इसको लिविंग बोल सके। तो बोन्स आर नथिंग बट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो पेरियोस्टियम का पोर्शन भी अपना कवर हो गया गाइस। अगला अपन समझते हैं, फंक्शंस देखते हैं भाई, पेरियोस्टियम आखिर है क्या, मतलब बेसिकली जो कवरिंग है भाई, कवरिंग है तो भाई इसके कुछ काम भी होगा, फंक्शन भी होगा, उस चीज को अपन समझते हैं। देखिए, फंक्शन नंबर 1, 2, 3। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं गाइस। पहला फंक्शन इसका है, इट प्रोटेक्ट्स द बोन्स, गिव्स अटैचमेंट टू मसल्स एंड गिव्स शेप टू द बोन्स हमारे पास में। देखिए, इस चीज का आप गौर से समझिए, इट प्रोटेक्ट्स द बोन्स। अपन ने पहले बोला कि भाई ये दो लेयर्स का बना हुआ होता है भाई। एक होता है फाइबरस लेयर, कोलाजन फाइबर्स का, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। और एक वेस्कुलर एंड, बिल्कुल सेलुलर लेयर, वेस्कुलर एंड सेलुलर लेयर, जो कि न्यूट्रिशन हो गया या इसके मेटाबॉलिज्म हो गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो फाइब्रस लेयर है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके। तो इट प्रोटेक्ट्स द बोन्स हो गया। गिव्स अटैचमेंट टू मसल, अरे भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, मसल्स आएगा। सपोज यहाँ की मैं कोई मसल अपनी लेता हूँ, उसको इस बोन पे अगर अटैच होना है तो बोन के पेरियोस्टियम से अटैच होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि भाई बोन को चीरता हुआ एंडोस्टियम की तरफ चल जाएगा।
अरे बेसिक बात है भाई। एंड गिव शेप टू द बोन, बेसिक बात है भाई। एट द एंड ऑफ द डे भाई बोन जो है उसका देखो, बोन अपने बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है, लेकिन बोन का भी तो कोई फ्रेमवर्क बनाएगा ना। तो वो जो बोन का जो फ्रेमवर्क बना रहा है दैट इज द पेरियोस्टियम, जो कि उसके आउटर लेयर है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द आउटर पार्ट ऑफ बॉडी बाय पेरियोस्टियल वेसल्स। गौर से समझिएगा गाइस, देखिए बहुत सारे वेसल्स होते हैं, क्योंकि पेरियोस्टियम की ये वेसल्स है भाई, पेरियोस्टियम को पेनिट्रेट कर रहा है, पेरियोस्टियम को सप्लाई कर रहा है भाई। पेरियोस्टियम की बेसिकली जो ऑस्टियोजेनिक लेयर जो थी, वेस्कुलर लेयर जो थी, जो सेलुलर लेयर थी भाई, उसको ये सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम है पेरियोस्टियल वेसल्स। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है टू द आउटर पार्ट ऑफ द बोन, और आउटर पार्ट ऑफ द बोन क्या है भाई? पेरियोस्टियम। नेक्स्ट अपन समझते हैं हेल्प्स इन सब पेरिटोनियल डिपॉजिट्स ऑफ बोन फॉर्मेशन, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द बोन। मैं देखो इसी के लिए एक प्रॉपर मैं आपको डायग्राम भी लाया हूं ताकि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लो। देखिए सब पेरियोस्टियल का क्या मतलब है, देखिए थोड़ा सा बेसिक पे अपन चल जाते हैं। देखिए ये मेरी स्किन है, देखिए दिस इज माय एपिडर्मिस, नीचे का जो पोर्शन है दैट इज द डर्मिस, एंड उसके जो एपिडर्मिस और डर्मिस के जो बीच का पोर्शन है दैट इज द सब एपिडर्मिस। देखिए सब का मतलब होता है बिलो, इंग्लिश टर्म है भाई, सब का मतलब होता है बिलो। अपन ने यहाँ क्या लिखा? सब पेरियोस्टियल। सब पेरियोस्टियल का मतलब है कि पेरियोस्टियम के बिलो। तो पेरियोस्टियम के जो बिलो जो डिपोजिट्स होते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द डे जो पेरियोस्टियम की वो जो सेल्स थी भाई, ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो अपन ने बोला था, वो क्या कर रही है भाई? वो डिपोजिट्स करे, वही मेटाबॉलिज्म कर रही है। और मेटाबॉलिज्म का जो बाई प्रोडक्ट्स में जो डिपोजिट्स हो रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं तो वो एक्सक्रीट आउट करेगी ना। तो बेसिकली वो नीचे की तरफ डिपोजिट करे, नीचे की तरफ डिपोजिट कर रही है अपने पास में। अच्छा इससे होता क्या है भाई? कुछ कर रहे तो फायदा भी होगा ना। तो देखो ये जो डिपोजिट हो रहा है, इससे बोन्स का विड्थ बढ़ रहा है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे बोन्स का देखो, गौर से देखो, पहले विड्थ इतना था, फिर पेरियोस्टियल डिपोजिट हुआ, सब पेरियोस्टियल डिपोजिट हुआ, देखो विड्थ बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है। D1 D2 D3, D3 बड़ा है, D2 एंड देन D1। अरे सर आप कहाँ से फिजिक्स ले आए बायो में? अरे ऐसे ही पढ़ा जाता है भाई, सब चीज़ें रिलेट करके ही पढ़ी जाती है भाई मेडिकल में, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द नीट में आपने फिजिक्स भी पढ़ा है ना, जबकि फिजिक्स का आप सोच रहे हो भाई इधर क्या काम है। तो यही सब चीज़ें रिलेट करके पढ़ोगे तब आपको मज़ा आएगा चीज़ें पढ़ने में, क्योंकि MBBS देखो आप बर्नआउट हो जाओगे, ठीक है ना। अगर आप इंटरेस्टिंग करके नहीं पढ़ोगे ना, आप ऐसी बस रट्टा तोड़ता जैसा पढ़ोगे तो पूरा बर्नआउट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है MBBS का फिर। तो ये फंक्शंस ऑफ बोन्स थे जो कि मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बताया। अब अगला अपन देखते हैं लास्ट पोर्शन, जो कि मैंने बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। देखिए ये सब बोन्स का प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर एकदम शानदार वाला डायग्राम। इवन मैं आपके लिए मैं रियल बोन्स भी ले आऊँगा भाई। फ्लैट बोन्स में स्कैपुला है, मेरे पास स्कैपुला रखा है, मैं आपके लिए रियल बोन्स ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बहुत अच्छे से अगले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल आपको एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स का। देखिए भाई बोन्स को आप 3 वेज में आप क्लासीफाई कर सकते हो भाई। आप पोजीशन के बेसिस पे, आप पोजीशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, आप ऑसिफिकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, और आप शेप के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो भाई हमारे पास में। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है ना। पोजीशन के बेसिस पे देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रो बताते रहता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नाम ही है इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। पोजीशन में देखिए दो चीजें हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अरे बहुत सिंपल है भाई। एक्सियल यानी कि एक्सिस, ये मेरी बॉडी है, दिस इज माई एक्सिस। अपेंडिकुलर मतलब जो एक्सिस के बाहर है, यानी कि जो एक्सिस के लैटरल है, जो छूट गया है, जो कि एक्सिस में नहीं है। अब देख लो ये मेरे एक्सिस में नहीं आ रहा है, ये मेरे एक्सिस में नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ से जो पूरा मेरे एक्सिस में आ रहा है। तो यहाँ की जो सारी जो बोन्स है जो कि मेरे एक्सिस में आ रही है दैट इज द एक्सियल बोन्स। और जो कि मेरे एक्सिस में नहीं आ रही है भाई अपेंडिकुलर है, अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? लिम्स होता है भाई, दैट वन इज द अपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखते हैं ऑसिफिकेशन। भाई ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज ऑसिफिकेशन। अब 3 तरह से चीजें होती है भाई हमारे पास में, 3 तरह से बोन्स ऑसिफाई होती है। एक होते हैं मेम्ब्रेन बोन, वन इज द कार्टिलेज बोन, एंड अनदर वन इज द दोनों का मिक्सचर, मेम्ब्रेन कार्टिलेजिनस बोन।
अरे तीनों का मतलब आप समझिए गाइस। देखिए जो मेम्ब्रेन बोन होता है, जो नॉर्मल जो अपने बोन्स जो अपन देखते हैं वो मेम्ब्रेन बोन से होते हैं। कार्टिलेज बोन्स बेसिकली गाइस जब किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो स्टार्टिंग का जो 3-4 साल होता है ना, तो उसमें वो बोन जो ऑसिफाई होने का वो पीरियड होता है, तो वहाँ पे उसके मेजॉरिटी बोन्स जो होती हैं वो कार्टिलेज बोन्स के अंदर आती है, जो कि धीरे धीरे करके मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट करती है। फिर एक ऐसा भी फेज आता है भाई जिसमें आधे मेम्ब्रेन और आधे कार्टिलेजिनस होते हैं, दैट इज द मेम्ब्रेन कार्टिलेजिनस बोन्स। अपन अगले लेक्चर में बहुत सही से इस चीज को समझेंगे भी, इन तीनों चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं अपन शेप के बिहाफ पे किस तरह से अपन ने क्लासिफाई करा है। देखिए शेप के बिहाफ पे भाई बड़ा बोन, लंबा बोन हो सकता है, छोटा बोन हो सकता है, चपटा बोन हो सकता है, इरेगुलर यानी कि भाई कुछ पता ही नहीं है क्या शेप है, न्यूमेटिक बोन हो सकता है भाई अपने पास में, सेसमोइड बोन हो सकता है। ये टर्म्स को बहुत अच्छे से अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। एसेसरी बोन्स हो सकता है भाई हमारे पास में। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल आप खुद ही बताइए भाई। फीमर लॉन्ग बोन है भाई, पूरी हमारे बॉडी का वेट फीमर यानी कि थाई जो रीजन इस पे आ रहा है भाई हमारे पास में। ऐसे ही शॉर्ट बोन्स में आपका वर्टिब्रा जो है, वर्टिब्रा वाला रीजन शॉर्ट बोन्स में आएगा भाई। फ्लैट बोन्स में आपका जो स्कैपुला है पूरा चपटा होता है, मैं आपको अगले लेक्चर में प्रॉपर एक रियल बोन आपको दिखाऊंगा भाई। ऐसे इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक, इन सब के एग्जांपल्स के साथ अपन इनके डायग्राम्स को भी देखेंगे भाई। तो ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अच्छा एक पिछले बार कुछ टर्म्स लिखना बच गया था, तो आज अभी मौका है गाइस, तो वो टर्म्स भी आपको लगले समझा देता हूँ। देखिए एक टर्म होता है प्रोट्रैक्शन, एक टर्म होता है रिट्रैक्शन, एक टर्म होता है एबडक्शन, एक टर्म होता है एडक्शन, एक टर्म होता है मीडियल रोटेशन, एक टर्म होता है लैटरल रोटेशन। ठीक है, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, और एक और टर्म होता है सरकमडक्शन। ठीक है, तो इन टर्म्स को देख के समझते हैं। देखिए अगले क्लास में हालांकि मैं बोल रहा हूँ तो आपको टर्म्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो आप रिवाइज भी करके आइएगा। एक एक करके समझाते हैं। ये दोनों जो टर्म्स होते हैं ना गाइस, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन, ये स्कैपुला के रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। भाई जब मैं हैंड की इस तरह से मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरी स्कैपुला जो है, मेरी जो स्कैपुला है वो आउटवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है। तो ये जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन जो होता है दैट इज द प्रोटेक्शन, कि आउटवर्ड प्रोजेक्ट हो रही है मेरी स्कैपुला, बाहर की तरफ जा रही है। दिस आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द स्कैपुला इज नोन एज प्रोटेक्शन। रिट्रैक्शन इज नथिंग बट द रिवर्स, यानी कि अब जब मैंने इसे रिलैक्स स्टेट में ले आया, प्रोटेक्शन से जब मैंने इसे रिलैक्स स्टेट में ले आया, दैट इज द रिट्रैक्शन। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए, स्कैपुला के रिस्पेक्ट में होते हैं। अगला है एबडक्शन, एडक्शन। देखिए मैं ऐसे खड़ा हूं भाई एनाटॉमिकल पोजीशन में, एबडक्शन का मतलब होता है, देखिए एबडक्शन में बी आ रहा है, बी का मतलब है बाहर, बाहर मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, दिस इज द एबडक्शन मूवमेंट, दिस इज द एबडक्शन मूवमेंट। वहीं एडक्शन में देखिए, एडक्शन का क्या मतलब है भाई, ऐड करना, ऐड करना यानी कि क्लोज लाना। सो ये एबडक्शन मूवमेंट था, बी मतलब बाहर, एबडक्शन, एडक्शन यानी कि ऐड करना, ऐड करना, दिस वन इज द एडक्शन। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए गाइस आपको। अगला हम लोग बात करते हैं मीडियल रोटेशन, एंड अगला हम लोग फिर बात करते हैं लैटरल रोटेशन। देखिए मीडियल रोटेशन बहुत सिंपल है। देखिए जैसे कि ह्यूमरस है, अब मैंने इस तरह से अपना हाथ रखा, अब मैं मीडियली, मीडियली यानी कि दिस वन मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि दिस इज आवर मीडियल मिड लाइन एक्सिस। तो मिड लाइन एक्सिस के जब मैं इसको पास ला रहा हूँ, मिड लाइन एक्सिस के पास ला रहा हूँ, तो मेरा ह्यूमरस इस तरह से रोटेट हो रहा है, मेरे मिड लाइन की तरफ आ रहा है, दैट इज द मीडियल रोटेशन। वहीं मैं इसको ऐसे दूर लेके जा रहा हूँ, मिड लाइन के दूर लेके जा रहा हूँ, तो दिस इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज द लेटरल रोटेशन। तो ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा सरकमडक्शन फिर क्या है सर? जितने भी अपने मूवमेंट देखा ना, इन सबको एक साथ कर लो, दैट इज द सरकमडक्शन। भाई मैं एडक्शन भी कर रहा हूँ, एबडक्शन भी कर रहा हूँ, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, मीडियल, लैटरल, मैं सब कर रहा हूँ। यानी कि बेसिकली जब क्रिकेट खेलते हो ना गाइस, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट का है। भाई आप कुछ शॉट मारोगे कि भाई आपने ये किया,
तो आपका स्कैपुला का भी मूवमेंट हो रहा है, आपका मीडियल लैटरल वाला भी मूवमेंट हो रहा है, आपका एडक्शन एबडक्शन वाला भी मूवमेंट हो रहा है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आप ये सब चीज़ें तो नहीं बोलोगे ना, इतना तो टाइम मेडिकल फील्ड में रहता नहीं है। आप एक टर्म इस्तेमाल करोगे, भाई वो जो बंदा है या बंदी है वो सरकमडक्शन कर रहा है या कर रही है। अरे बोलो भाई तो बेसिकली आज के सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिया। दिस इज द पार्ट 1। अच्छा ये भी बता देता हूँ, अभी बोन पूरा खत्म नहीं हुआ है guys, ठीक है ना। अभी क्लासिफिकेशन है, अभी और भी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर पे फिर अपन कार्टिलेज भी स्टार्ट करेंगे, जैसा भी होगा। और ठीक है गैस, तो इसको बिल्कुल आप रिवाइज करके आइएगा कि एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड आप कितना भी पढ़ लो एग्जाम से पहले, पूरा सिलेबस खत्म कर लो, अगर आपका रिवाइज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, आप एग्जाम में भूलोगे। तो इसी के साथ एक शायरी के साथ ख़त्म करता हूँ इस सफ़र को, आज के लेक्चर की। एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा ना करूं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।